अगली पेशी में कंटिन्यू करेंगे, जिसकी तारीख 19 तारीख अप्रैल रखी गई। तो इंशाल्लाह 19 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हतमी जो दलाइल हैं हमें उम्मीद है कि मुकम्मल कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो भी बकिया कोई कार्रवाई है, अगर रिबटल्स हैं होने के बाद, हमें उम्मीद है कि इसी महीने इस केस का फ़ैसला महफूज हो जाएगा। तो ये एक खुशाइन पेशरफ्त है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वो जो पुराना सिलसिला था वो जारी रखा, और एक 8वीं तरमीम रेड पटिशन थी जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि अकबर बाबर को केस से अलग किया जाए और इसके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुफिया रखे जाएं। बहरहाल अल्लाह के करम से वो 8वीं रेड पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुस्तरद कर दी। तो ये हमारे लिए बड़ी इत्मीनान की बात है कि 7.5 सालों में इमरान खान जो इंसाफ की बात करता है, मदीने की रियासत की बात करता है, आज तक केस से भागने के लिए, एहतसाब से भागने के लिए, इंसाफ से भागने के लिए हतुल वसा वो कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे अहम तरीन एक पेशरफ्त है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, वो 11 अकाउंट्स के हवाले से है कि 11 अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उनसे लाताल्लुकी का जो इजहार किया है, और ये लिख के किया है, जो 15 मार्च को उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई थी। ये वो अकाउंट्स हैं जिनको असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और जो पार्टी की टॉप क़यादत है वो उसको ऑपरेट करती थी, और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लिख के दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये जो 11 अकाउंट्स हैं जिनको उनकी जो ये क़यादत ऑपरेट करती थी, ये गैर कानूनी तौर पे खोले गए। इसमें जो रकम आई उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही इन अशख़ास को ये इख्तियार था कि वो ये अकाउंट्स को ऑपरेट करें। तो एक तरफ तो वो अपनी टॉप लीडरशिप को लिख के इंडाइट कर रहे हैं कि उन्होंने गैर कानूनी अकाउंट्स ऑपरेट किए, दूसरी तरफ उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, किसी किस्म की कोई शो कॉज नोटिस उनको नहीं जारी किया कि भाई आप ये गैर कानूनी तौर पे अकाउंट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प पहलू है, और वो ये है कि जो 11 अकाउंट्स थे उसमें कम से कम 2 अकाउंट्स के हमारे पास दस्तावेजी सबूत आ गए हैं, और वो सबूत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया है कि ये 11 अकाउंट्स उनको 2018 यानी स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड आया तब इनको पता चला, जबकि 2012 दिसंबर में 2 अकाउंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत अपने दस्तखतों से ऑपरेट कर रही थी। सरदार अजहर तारिक खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, हमारे पास दस्तावेजी सबूत आ गए हैं कि वो उन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी फाइनेंस बोर्ड की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं जो हमारे पास आ चुकी हैं, जिसके ज़रिए वो 2 अकाउंट्स जो हमारे पास हैं जिनकी दस्तावेजी सबूत हैं उनको वो करारदादों के ज़रिए ऑपरेट कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 मार्च को जो ये दावा किया है कि 11 अकाउंट्स उनके इल्म नहीं थे, उसका तो सबूत 2 अकाउंट्स का तो हमारे पास आ चुका है कि उन्होंने सरासर झूठ बोला, उन्होंने सरासर मिसलीड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। सिर्फ ये एक पहलू ही काफ़ी है कि जिस क़यादत ने इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च 2022 तक मिसलीड करने की कोशिश की, इस पर संगीन नताइज निकल सकते हैं। अभी हम मामलात और तो छोड़ें, दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो है वो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स जिसमें पैसा आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की करारदाद मौजूद है जिसमें उन्होंने 4 मुलाजमीन को जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे उनको इख्तियार दिया कि वो ये पैसे जमा करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क से,
जो कि हुआ, जो उनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी आज सिराज अहमद ने एक रिपोर्ट में तस्दीक की कि इन अकाउंट्स में पैसा आया है। ये 4 खुफिया अकाउंट्स में करोड़ों रुपए से ज़्यादा हुंडी और मुख्तलिफ ज़राए से पैसा आया जो इनके ज़ाती अकाउंट्स में आया। इनसे कैश चेक साइन कराए गए और वो पैसा निकाला गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में भी आता है। तो मैं ये दावा करता, आज ये मुतालबा करता हूँ कि इन तमाम खुफिया अकाउंट्स की जो दस्तावेजी सबूत अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसकी तहकीकात की जाए, इसकी FIA के ज़रिए तहकीकात की जाए। ये केस अपनी जगह पे, यहाँ शवाहिद अपनी जगह पे, इस पे फैसला इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आ भी जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा घिनौना जुर्म किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने, जो मुलाजमीन के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है डोनेशंस रिसीव करने के लिए और फिर उसको छुपा के बैठे हुए हैं, जबकि हमने दस्तावेजी सबूत दिए और उसको उन्होंने तस्लीम किया। और वो दस्तावेजी सबूत में उस वक्त के जो फाइनेंस बोर्ड के मेंबरान थे, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, तारिक शेख, सरदार अजहर तारिक, कर्नल यूनुस अली रज़ा, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। ये मौजूद हैं आज इधर ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 4 मुलाजमीन हैं मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, वो आज मौजूद हैं। ये बहुत जल्द इसकी तहकीकात हो सकती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन आज शुरू होनी चाहिए। ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ इस नई हुकूमत से कि इनकी आज तहकीकात होनी चाहिए कि पता चले कि कितने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्राइवेट अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, जिनके अहकामात पे आया है, और वो पैसा कैश चेक के ज़रिए जो निकाल के गए हैं उन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। तो ये मेरा आज एक दूसरा अहम पहलू था जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने आजकल कंस्पिरेसी की बात की कि उनके खिलाफ कंस्पिरेसी हुई है और रिजीम चेंज, और ये बड़े बड़े दावे किए। मैं ये कहता आ रहा हूँ पिछले 7 सालों से मुनसिफों से भी, तमाम मुनसिफों से और तमाम इदारों से, कि जब एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग होती है, जब उसको बैरून मुल्क से कंपनियां फंड करती हैं, जब भारतीय शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग करते हैं और वो सियासी जमात फिर इक़्तिदार में आती है, ये होती है साजिश, ये होती है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश। और उसके शाखसाने आप आज देख रहे हैं और मैं उसका भी जिक्र करूँगा। मैंने उस वक्त कहा था कि ये कौमी सलामती का मामला है, जब एक सियासी जमात की गैर मुल्की फंडिंग हो, गैर मुल्कियों की हो, गैर मुल्की कंपनियों के ज़रिए हो, भारतीय शहरी के ज़रिए हो, दुबई से हो हुंडी के ज़रिए, खान साहब के जो दोस्त हैं वहाँ से भेजते रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जब ये 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स का मामला खुलेगा, ये सब सामने आ जाएगा। ये है कौमी सलामती को रिस्क, ये है वो नेशनल सिक्योरिटी इशू जिसकी हमें तहकीकात करनी चाहिए थी। कल तक जब ट्रंप का वाइट हाउस इमरान खान की हिमायत करता था तो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। आज जब बाइडेन का वाइट हाउस इमरान खान के टेलीफोन भी नहीं उठाता, ना उससे बात करना पसंद करता है, तो अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया। ये सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की जंग है जो इमरान खान लड़ा है और लड़ रहा है, और पाकिस्तान के जो बुनियादी मफादात हैं उनको दाव पे लगा रहा है। और ये पाकिस्तान के बुनियादी मफादात को दाव पे लगाना इंतहाई तशवीशनाक अमल है, क्योंकि लीडरों की जिम्मेदारी होती है कि वो इंतशार से मुल्क को निकालें, ना कि इंतशार में डालें। मैं इमरान खान से ये पूछता हूँ कि वो किस मुंह से खड़े होकर भारत की तारीफ़ करता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करता है, जो 1965 के शहीद और गाजी थे, जो हमारे हीरो थे, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस, मेजर शहीद अजीज़ भट्टी, कैप्टन मेजर तुफैल, वो कैप्टन सरवर, और ऐसे 20 जो शहीद हुए 71 की जंग में, जो शहीद हुए और गाजी हुए, ये उनकी तौहीन है। आप कैसे हमारे दुश्मन मुल्क की तारीफ़ करते हैं जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कसर नहीं छोड़ी साजिश की, जिसने पाकिस्तान को हर फोरम पे नुकसान पहुंचाया। अगर आपको भारत इतना ही पसंद है तो आप भारत चले जाए, आपका पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें यहाँ पाकिस्तानी लीडर चाहिए जो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी मफाद की बात करे, और जो पाकिस्तानी दुश्मनों के साथ आँख से आँख मिला के बात करे।
ये कैसा वज़ीर आज़म है जिसको पाकिस्तानियों ने इज्जत दी, जिसको पाकिस्तानियों ने शोहरत दी, जिसको पाकिस्तानियों ने बड़े से बड़ा मुकाम दिया, जो आज सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों को ब्लैकमेल करना चाहता है कि मुझे इक़्तिदार से मत निकालो, मुझे इक़्तिदार से दूर मत रखो, वरना मैं हर हदें पार कर सकता हूँ। सिर्फ इस वास्ते वो भारत की तारीफ़ करता है। ये हमें बिल्कुल नामंजूर है इमरान खान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नामंजूर है। ये हमारे मंशूर की धज्जियाँ आपने उड़ाई हैं, इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आपको ये जो रविश है इंतशार की, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हम मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। अब मैं आपको एक अहम तरीन बात बताना चाहता हूँ। लीडर्स जो होते हैं उनको हौसला चाहिए होता है, लीडर्स को बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने 7.5 साल इस केस में, मेरे पास भी बड़े मौके हैं कि मैं फैज़याब हो सकता था। मेरे पास भी बड़ी मुझे धमकियाँ मिली, मुझे कत्ल की धमकियाँ मिली, मुझ पे आपने जाली केसेस बनाए, लेकिन मैंने कभी इदारों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। ये केस बड़ी बुरी तरह मैनेज हुआ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा उस दिन से डरे जब इमरान खान अपनी ये झोली उठा के फेंकेगा और आप पे हाथ उठाएगा, आप पे उंगली उठाएगा, आपको जिम्मेदार ठहराएगा, तो मुझे कहा गया कि वो क्यों करेगा। मैंने कहा बिकॉज ही बाइट्स द हैंड दैट फीड्स हिम, ये उसके तुखम में है। मैंने कहा कि वो आपको इल्ज़ाम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, और उसकी एक और खसलत है कि वो अपनी नाकामी दूसरों के सर डालता है और दूसरों की कामयाबी अपने सर डालता है। ये शख्स को 100 साल दे दें, ये कामयाब नहीं हो सकता। ये एक नाकाम, इसने जो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, ये है वो साजिश। अगर अमेरिका या कोई मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में मुलविस है और वो पाकिस्तान दुश्मन है, तो उसको तो इमरान खान को इक़्तिदार में रखना चाहिए। क्योंकि इमरान खान जिस तरह मुल्क को तबाह कर रहा था, जिस तरह ईंट से ईंट बजा रहा था, जिस तरह मईशत तबाह कर रहा था, जिस तरह सियासत तबाह कर रहा था, जिस तरह उसने जमहूरियत पे हमला किया, जिस तरह उसने आइन पे हमला किया, इससे बड़ा तबाहकुन शख्स कौन हो सकता है पाकिस्तानी माशरे उस मुल्क के लिए। तो ये तो, इसको तो इक़्तिदार में रहना चाहिए था। इसको तो पाकिस्तान दुश्मन चाहते कि रहे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान से कर रहा था, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ, जाते जाते मैं इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक इक़्तिदार का जो प्रोजेक्ट था जिसने 10 साल चलना था, इमरान खान ने 3 सालों में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके फारिग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सिर्फ गुजारिश कर दूं कि मैं पहले भी, जब ये हालांकि मुझ पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून की जब पहले हुकूमत थी, मैंने 2 ख़त लिखे थे। मैंने कहा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें FIA के ज़रिए। एक ख़त मैंने लिखा उसके बाद जब इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल, और मैंने उसका जवाब तक नहीं मिला। आज मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये जो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, इनका सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पे फिल फौर कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और जिन्होंने इजाज़त दी, जहाँ वो पैसा गया और जिस सोर्स से वो आया, हुंडी के ज़रिए और गैर कानूनी ज़राए से, उस पर मुकम्मल तहकीकात करके उस पर कानून को लागू करना।